नमस्कार। साहित्य, कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वर्तमान राजनीति और बाजारवादी व्यवस्था हमारे त्योहारों का अंधाधुंध दोहन कर रही है। यही वजह है कि वे या तो प्रदर्शन प्रीता के शिकार हो गए हैं या फिर नफरत फैलाने के औजार बनते जा रहे हैं। ऐसे में अंधकार पर प्रकाश की विजय का रूपक या प्रतीक एक छलावा बनकर रह जाता है। दीपावली पर्व के इस अंधकार पक्ष की तरफ संकेत करते हुए पेश है आज का ताना बाना। ताना बाना में आज आप देखेंगे ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रामाणिकता पर एक बहस में हिस्सा लेंगे सुपरिचित कथाकार नासिरा शर्मा और आलोचक विनोद तिवारी एवं वैभव सिंह। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी आज अपने स्तंभ दूसरी आवाज में भारत नेपाल के बनते बिगड़ते सांस्कृतिक संबंधों का जायजा लेंगे। जब भी किसी ऐतिहासिक विषय पर कोई फिल्म बनती है तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है। उसके तथ्यों और तर्कों पर विवाद होने लगता है और उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। अक्सर ये आरोप भी लगाया जाता है कि ये फिल्में देश को, दर्शकों को गुमराह करती हैं। मगर ऐतिहासिक विषयों पर जब कथा, कहानियां, उपन्यास और नाटक आदि लिखे जाते हैं तो उन पर इस तरह की टीका टिप्पणियां कम होती हैं, विवाद कम होते हैं। आखिरकार इसकी क्या वजह है? क्या वे ज्यादा प्रामाणिक होते हैं या फिर उनकी प्रामाणिकता की कोई परवाह ही नहीं करता है? आज की बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और इसमें हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ कथाकार नासिरा शर्मा और दो बड़े आलोचक विनोद तिवारी एवं वैभव सिंह। ताना बाना में आप सबका स्वागत है। नासिरा जी, आपसे शुरू करते हैं। इतिहास पर केंद्रित नॉवेल पहले भी लिखे जा रहे थे, कहानियां लिखी जा रही थी, नाटक लिखे जा रहे थे और आज भी लिखे जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि उनकी जवाबदेही, उनकी विश्वसनीयता और जो ऐतिहासिक तथ्य वो अपने रचनाक्रम में पिरो रहे हैं, कृतियों में पिरो रहे हैं, उनको लेकर बहुत सवाल नहीं उठते हैं। जबकि हम देखते हैं कि एक कोई फिल्म आती है किसी ऐतिहासिक विषय पर तो उस पर हर तरफ से आक्रमण भी होते हैं, आरोप भी लगाते हैं और मैं कहता हूं कि वो जायज भी होते होंगे। लेकिन ये साहित्य के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता है? ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन बात यह है कि जो लिखित शब्द हैं उनको पढ़ने वाले तो कम रहते हैं तादाद में, और दूसरे ये है कि उसका मापदंड जो करेगा वो कोई हिस्टोरियन ही करेगा। जैसे हेरम चतुर्वेदी जी की किताब है जहां आरा, तो मैं जहां आरा को एज अ पाठक एंजॉय करूंगी, पढ़ूंगी, लेकिन उसमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगा पाऊंगी क्योंकि मैं हिस्ट्री बैकग्राउंड की नहीं हूँ। तो मैं उसकी कमी को कैसे देखूंगी। दूसरे ये है कि जैसे उषा किरण खान का है शेरशाह सूरी के ऊपर अगन हिंडोला, उसको मैंने पढ़ा और बहुत एंजॉय किया। औरंगजेब की बहुत तारीफ हमने सुनी, और ये अकबर जो है शाजी जमा का, ये सारी चीजें हैं। तो कहीं कहीं पे जाके टकराहट होती है। जैसे औरंगजेब को लेके मैं बात करना चाहूंगी कि औरंगजेब को जब आप एक हिस्टोरियन की तरह देखते हैं तो वो अलग दिखते हैं, और एक विवाद के रूप में देखते हैं तो वो अलग दिखते हैं, लेकिन जब उनकी मजार पे जाते हैं तो वो अलग दिखते हैं। लेकिन मेरे पास कौन सी कसौटी है जो मैं उनकी आलोचना करूं। लेकिन जब फिल्म लोग देखते हैं तो उस पर्दे पे उसमें सभी लोग आ जाते हैं। हिस्टोरियन तो आते ही आते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री पढ़ते हैं उनकी नजर में भी वो फिल्म आ जाती है। फिर उसके बाद सबके नजरिए होते हैं। तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री में दाखिल होना और उस टाइम पे दाखिल होना जिसमें आप मौजूद नहीं थे, तो आपका बहुत ज्यादा अंश उसमें आ जाता है, और एक खास नजरिए से आप उस शख्सियत को देखते हैं और चीजें उठाते हैं। तो मानी बात है कि जो दूसरा आदमी है, जो दूसरे नजरिए से उस आदमी को देख रहा है और उन घटनाओं को देख रहा है, उसकी टकराहट तो होती है। टीपू सुल्तान का जो सीरियल आया उस पर कह दिया गया कि ये हिस्ट्री से अलग चीज है, हंगामा मचा। अकबर का जब सीरियल आया और अकबर को बहुत ही अजीब खिलनरा लड़का दिखाया गया,
तो मैंने उषा किरण खान को फोन किया, क्या यकीन नहीं आता कि अकबर इस तरह छेड़छाड़ करते थे? तो उन्होंने कहा हाँ, थोड़े दिन थोड़े साल वो इस तरह के नेचर के रहे हैं। तो अब ये है कि बार बार आप किसी हिस्टोरियन को फोन करें और पूछें ये प्रमाणिक है या नहीं है, ये काम हिस्टोरियन का भी है, और जो हिस्ट्री पढ़ने के शौकीन है ये उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते हैं। इसी तरह जब ये कश्मीरी फाइल आई थी और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने पूछा, वहां के जो पढ़े लिखे लोग थे और शिक्षक थे, तो उन्होंने कहा देखिए वो तो फिल्म है, वो तो फिल्म है। अब इसका क्या मतलब निकलता है कि फिल्म में आप कोई भी लिबर्टी ले लीजिए, और जब आप नॉवेल लिखते हैं वो सनद हो जाती है, वो पर्दे पे नहीं रहती है, तो उसको कौन चेक करेगा? अशोका पे लातादाद नॉवेल है, तो किस किस नजरिए से देखा गया होगा? हम औरंगजेब को याद करते हैं, उसने इतना जुल्म किया अपने भाइयों पे, लेकिन हम अशोका को नजरअंदाज कर देते हैं कि उसने कितनों का कत्ल करवाया। जी। तो ये सारी बातें हैं, ये हम लोग बहस में तो करते हैं, लेकिन इसका आलोचक कौन है? एक भी हिस्ट्री का आलोचक आप हमें बताइए जो हिस्ट्री का आलोचक हो। लिटरेचर के तो होते हैं और फिल्म क्रिटिक भी होते हैं, लेकिन हिस्ट्री का कोई नहीं है। जी, तो विनोद जी, जब दया प्रकाश सिन्हा के नाटक को अभी हाल में साहित्य अकादमी मिला था, तो उसकी ऐतिहासिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाए गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे तथ्यों को दूसरे ढंग से पेश किया था। एक खास विचारधारा के का उस पर प्रभाव दिख रहा था कि बौद्ध धर्म को, अशोक को कमतर दिखाना वगैरह वगैरह। तो जब इसके बारे में होता है और जब बाकी और दूसरे नॉवेल लिखे गए, या आप चतुर्सेन शास्त्री के बहुत सारे, उन्होंने तो इतिहास पर केंद्रित इतने सारे उपन्यास लिखे हैं, तो क्या उनकी प्रामाणिकता कभी जांची गई? उन पर भी कई बार प्रश्न चिन्ह लगे, उनके नॉवेल पर भी, सोमनाथ पर भी, वयम रक्षामा पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। लेकिन क्या हम, जैसा अभी नासिरा जी ने कहा कि अगर पाठक जानकार नहीं है इतिहास का, तो क्या लेखक इतिहास पर इतना काम करता है कि वो जानकारी तथ्य परक हो, विश्वसनीय हो और फिर लिखे, या फिर वो इतनी छूट लेता है रचनात्मकता के नाम पर कि वो कृति दरअसल ऐतिहासिक रही नहीं जाती? अनम्यूट कर लीजिए विनोद जी। जी मुकेश जी, शुक्रिया। असल में थोड़ा सा इसको हम लोग इस ढंग से समझें कि जैसे आपने वयम रक्षामा या इस तरह की रचनाओं का जिक्र किया, तो इतिहास और मिथक और कथा साहित्य या दूसरे साहित्य, थोड़ा थोड़ा इसमें फर्क करें, क्योंकि अगर इतिहास और मिथक को हम मिला देंगे तो थोड़ी समस्या होगी उपन्यास हाँ, मैं के लिए। मिथक को नहीं मिलाना चाहता हूँ, हम सोमनाथ को ले सकते हैं या दूसरे उनके जो उपन्यास हैं, वैशाली की नगर बधू ले सकते हैं। जी जी जी। मूलतः हम लोगों को इस तरह से सोचने की जरूरत है कि असल में इतिहास के साथ साहित्य, वो कोई भी विधा हो, उपन्यास अगर उसको हम मुख्य मान रहे हैं विधा के रूप में, तो उसका रिश्ता कैसे बनता है। दो तरह हैं। एक तरह से देखा जाए तो एक तो यह है कि उपन्यास या कोई भी साहित्य यथार्थ के साथ कल्पना और भावना के मेल से बना होता है। हालांकि इतिहास में भी कल्पना का उपयोग कुछ कुछ इतिहासकार करते हैं और कुछ तथ्य गढ़ते हैं, ये भी इसके भी प्रमाण हैं। लेकिन इसको देखना यह है कि जब हम उपन्यास में इतिहास को लेते हैं तो असल में वो तथ्य सत्य महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण है वह प्रेम, वह उपलब्धि, वह मानवीय जिजीविषा, मनुष्य की नियति, उसका संघर्ष, या जिसको पहले जब उपन्यास नहीं था तो जिसको हम कहते थे कॉमेडी, ट्रेजेडी या रोमांस, तो उपन्यास और रोमांस और इतिहास के रिश्ते पर भी बहुत बात हुई है। लेकिन यहीं पे लेकिन इसलिए जरूरी है कि जब हम इतिहास के किसी तथ्य को, तथ्य यह नहीं है कि औरंगजेब का बचपन में कैसा था या अकबर का कैसा था। इतिहास को दो तरह से लिया जा सकता है, एक साजी जमा का अकबर है और दूसरे शमशुर रहमान फारूकी का कई चांते सरे आसमां, वह भी है इतिहास, उसमें भी इतिहास है। दोनों को बरतने का ढंग अलग अलग है।
मैं एक अभी हाल फिलहाल में जो तथ्य सत्य की बात है, तो दरअसल उपन्यास इस तथ्य सत्य के अंतर में प्रवेश करता है और इतिहास में अर्थगर्भी सत्य को ले आता है। लेकिन अगर आप तथ्य की भी चूक करते हैं, भूल करते हैं, तब तो निश्चित रूप से चेक किया जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में अभी 2 साल पहले, मैं नाम लेकर के कहूंगा क्योंकि इसके लिए मुझे ऐसा नहीं है कि बिगाड़ के डर से मैं सच नहीं कहूंगा। वंदना राग का उपन्यास आया विषाद पर जुगनू। 2 सफ़े में यह उपन्यास बटा हुआ है, पहली किताब और दूसरी किताब। इस तरह से दूसरी किताब जहां शुरू होती है, वहीं पहला ही जो शीर्षक देकर के जो चैप्टर है, कलकत्ता जर्नल अखबार। स्वाभाविक है कि उसमें 1857 और उसके प्रभाव के बाद 1858 और दूसरी भी तिथियां अंकित हैं। वह एक जगह उसी पहले ही सफ़े पर लिखते हुए लिखती हैं कि दरअसल 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की अपनी पूरी जो संचालन और शासन की पद्धति थी वह अंगीकार कर लिया, अधिकृत कर लिया और सीधे सीधे वह रानी विक्टोरिया के अधिकार में आ गया। वहीं पर एक तथ्य है, वह तथ्य यह है कि 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद में बिल पास होता है ये अधिकृत किए जाने का, लेकिन वह लिखती हैं कि प्रधानमंत्री पालमास्टर ने कहा, और ये तथ्यात्मक भूल है। उस समय प्रधानमंत्री पालमास्टर नहीं थे, वो उस समय डेरबी डिजायरली थे प्रधानमंत्री। 1 साल 3 महीना 22 दिन के लिए जून 1858 में हट गए थे पालमास्टर। वो 1 साल 3 महीना 22 दिन के लिए डिजायरली हुए थे प्रधानमंत्री, और उस समय वह बिल लाया गया था। मुझे या तो ये भूल है या चूक है, हालांकि वंदना जी से ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि वो इतिहास की विद्यार्थी रही है, ये भी देखने की बात है। तो इस तरह की चूक अगर तथ्य के रूप में हम प्रयोग में लाते हैं और इसको चेक किया जा सकता है, मैं कह नहीं रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं इसको पूरा ही जो मैं दे रहा हूँ। बिल्कुल। तो तथ्यों का जो चुनाव है और उसको चेक करने की जरूरत है, जैसा कि नासिरा जी ने कहा कि हम कितनी बार हिस्टोरियंस को फोन करें। तो मेरे हिसाब से उपन्यास के लिए या किसी भी साहित्य के लिए तथ्य महत्वपूर्ण है, उसका उपयोग ही क्यों हो, जरूरत क्या है। लेकिन इधर दरअसल शोध जैसे कर करके उपन्यास लिखने की एक परंपरा विकसित हुई है, उसको भी हमें कभी आप चर्चा करेंगे तो उस पर विस्तार से बात की जाएगी कि शोधपरक उपन्यास लिखे जा रहे हैं और उसमें इस तरह की चीजें लाई जा रही हैं कि वह शोध, वह तथ्य, वह नक्शे तक प्रकाशित हो रहे हैं उपन्यास में। वह है उसमें मैं प्रकाशन और उसको नहीं कह रहा हूं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि दरअसल उपन्यास को, जिसको हम कह रहे हैं कि वह अपने समय के साथ मनुष्य की नियति और उसकी जिजीविषा, उसके संघर्ष का एक आख्यान होता है। साथ ही ऑडेन का एक कथन है जो मैं उपन्यास के लिए ही लागू करता हूं कभी, ऑडेन का, कि द सैंड्स ऑफ टाइम आर पैलेस्टीन इन माय हैंड। तो समय की जो रेत है वह एक उपन्यासकार के लिए दरअसल वो स्मृति में या जिस तरह से उसका उपयोग करना चाहे कर सकता है, उसमें अगर तथ्य का उपयोग वह कर रहा है तो लगातार उसे चेक करने की जरूरत है। जी वैभव जी, यहाँ एक बात आती है कि मैं 1 मिनट में आता हूँ नासिर। वैभव जी, यहाँ एक बात आती है कि जब आम पाठक पढ़ता है कोई कृति या सिनेमा भी देखता है तो वो यही सोचता है कि यही इतिहास है, यही घटित हुआ होगा, यही सब कुछ सत्य है और इसके जरिए मैं उस इतिहास को जान रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो ये एक पाठक के साथ और उधर एक दर्शक के साथ धोखा हो रहा होता है। हम तो किसी उपन्यास में कोई डिस्क्लेमर देखते नहीं है कि ये काल्पनिक पात्र है, चरित्र है, इसका इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। इस तरह का कोई डिस्क्लेमर उपन्यासों में होता नहीं है। तो क्या ये पाठकों के साथ एक तरह का छल नहीं हो जाता है? ठीक है, एक सृजनात्मक आपको छूट मिलती है, आजादी मिलती है लेखक को कल्पना का इस्तेमाल करने की, भावनाओं को इस्तेमाल करने की, खास तरह से उस इतिहास में जाने और प्रस्तुत करने की। लेकिन फिर आप ये दावा न करें कि आपने बहुत शोध करके, बहुत ऐसा करके और ये एक बहुत विश्वसनीय चीज लिखी है जो इतिहास के बिल्कुल करीब है। जी, शुक्रिया मुकेश जी।
प्रश्न आपका बड़ा अच्छा लगा। इसमें तो मुझे तो लगता है, देखिए, इतिहास पर आधारित सिनेमा हो या इतिहास पर आधारित उपन्यास, ये दोनों ही चीजें थोड़ी सी वर्ण संकर रचनाएं होती हैं। उपन्यास खास तौर पे, क्योंकि एक और तो उसके ऊपर उपन्यास होने का दबाव होता है, दूसरी ओर उसके ऊपर इतिहास होने का भी दबाव होता है। तो वो इन दोनों दबावों से वो एक तरह से वो रचना पैदा होती है। और ऐतिहासिक उपन्यास के ऊपर ये दबाव होता है कि वो इतिहास की दृष्टि से भी सफल हो जाए और साहित्य की दृष्टि से भी सफल हो जाए। लेकिन मेरा मानना हमेशा से रहा है कि चाहे वो सिनेमा की बात तो मैं उतना नहीं जानता, लेकिन उपन्यास के बारे में मैं जरूर कह सकता हूँ कि उपन्यास जो है वो अंततः उसका मूल्यांकन साहित्यिक प्रतिमानों पर किया जाना चाहिए। आपके जो मूल्यांकन की साहित्यिक कसौटियां हैं वो प्रधान है, ना कि इतिहास के बारे में निरपेक्षता कितनी है, इतिहास के बारे में शोध कितना है, ये सब हमें एक तरफ रख देना चाहिए। वैभव जी, ये तो एक आलोचक की दृष्टि हो गई, ये आलोचक की दृष्टि हो गई। मैं पाठक के पहलू से बोल रहा हूँ, मेरा सवाल पाठक के नजरिए से। छल, आपने पूछा छल होता है उसके साथ। मेरा ये मानना है कि छल जो है वो एक इसलिए हो रहा है क्योंकि इतिहास इस समय एक बड़ा बाजार है। इतिहास भी एक तरह से मुनाफा पैदा करने वाली चीज बन गई है, और इतना सिनेमा, कई बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारी रचनाएं वो सब लिखी जा रही हैं, और इतिहास ने इस देश में धर्म का रूप ग्रहण कर लिया है। हर व्यक्ति अपना अपना इतिहास खोज रहा है इस समय। कोई कौम कहीं अपना इतिहास ढूंढ रही है, कोई जाति कहीं अपना इतिहास ढूंढ रही है, कोई दूसरी तरह की सामाजिक अस्मिताएं अपना इतिहास खोज रही हैं। तो इतिहास भी एक तरह से बाजार की वस्तु में बदल गया है, और उसकी इस डिमांड को देखते हुए, उसकी मांग को देखते हुए, बहुत सारे, एक तरह से हम कह सकते हैं कि नौसिखिया लोग, जिनका इतिहास के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, वो भी जो है इसका लाभ उठाने के लिए बाजार में उतर आए हैं। अब आप जैसे टीवी चैनल की बहसों को देखिए, अब बहुत सारे लोग जिनका इतिहास से कोई मतलब नहीं है, जिन्होंने उस पर कभी काम नहीं किया, वो भी अचानक से जो है वो इतिहास के बारे में, इतिहास के मर्मज्ञ हो जाते हैं। तो मुझे तो ये एक डिमांड एंड सप्लाई का ये एक मसला लगता है, जिसमें जो पाठक है, जो दर्शक है, वो इस पूरे बाजार का केवल एक तरह से उपभोक्ता है। तो इतिहास अपने में उपभोग की वस्तु, उसको बनाया जा रहा है, जबकि ये पाठक के साथ भी छल है, दर्शक के साथ भी छल है, और श्रोता के साथ भी छल है। एक तो मुझे लगता है कि उसकी एक इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था उसकी विकसित हुई है इधर भी, जिसमें सभी असामाजिक अस्मिताएं विभिन्न कारणों से अपने अपने इतिहास को खोज रही हैं। और दूसरा मुझे लगता है इस छल का एक बड़ा कारण सियासी है, राजनीतिक है, क्योंकि इतिहास जो है वो, ये हम कह सकते हैं कि लोगों को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो इस अर्थ में कि बहुत सारे जो हैं वो हिंसक चरित्रों को इतिहास के माध्यम से लोकप्रिय बनाया जा रहा है। वो मुझे बड़ा कई बार खतरनाक लगता है। और ये केवल हम आज के समय में बहस नहीं कर रहे हैं। 17वीं 18वीं सदी में जब यूरोप में अंग्रेजी उपन्यास लिखे जा रहे थे, तब भी ये बहस हो रही थी कि वहां पे होमर की कृतियों के आधार पे जो शौर्यपूर्ण रचनाएं लिखी जा रही हैं, जो शौर्यपूर्ण उपन्यास लिखे जा रहे हैं, उसका पाठक पे क्या असर पड़ेगा। वो जो आप शेर चीते जैसे खूंखार लोगों को आप अचानक से इतिहास से निकाल करके, उनको सैनिटाइज करके, उनको साफ सुथरा पेश करके आप वर्तमान समय पे जिसको आरोपित कर रहे हैं, उससे जो है वो समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। मैं बहुत सारे लोगों की इस बात से नाइत्तेफाकी रखता हूँ कि जो अकबर के चरित्र हैं, अशोक के चरित्र हैं, या औरंगजेब के चरित्र हैं, उनके साथ हमें न्याय करना। क्या आप उनके साथ न्याय करेंगे? वो तो अपना समय जी के चले गए, और कोई वो बहुत हमारे नायक नहीं है, वो हमारे वर्तमान समय के नायक नहीं हो सकते हैं। बल्कि उनके चरित्रों के माध्यम से आप उस सामंतवाद को पुनर्जीवित कर रहे हैं। आप उनके शेर चीतों जैसे खूंखार चरित्र को जो है वो, उसके आधार पे आप लोगों का जो है वो एक तरह से अमानवीय जीवन या हिंसा प्रिय जीवन या युद्ध के प्रति उनमें ललक इत्यादि को आप पैदा कर रहे हैं। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इतिहास को जो है वो
केवल बहुत सीमित अर्थ में इस्तेमाल करना चाहिए और वर्तमान समस्याओं को हमें वर्तमान जीवन चरित्रों, वर्तमान नायकों के माध्यम से ही हमें उसका हल खोजना चाहिए। जी नासरा जी, ये जो एक फॉर्मेट इस तरह का अपना एक शिल्प, इतिहास के शिल्प में कल्पना और रचना को प्रस्तुत करने का मतलब इस तरह के शिल्प में प्रस्तुत करना कि वो इतिहास लगे, ये जो तकनीक है क्या ये ठीक है? अगर इस तकनीक का आप इस्तेमाल कर ही रहे हैं तो कम से कम डिस्क्लेमर दे दें कि ये इतिहास पर केंद्रित है, लेकिन ये इतिहास नहीं है। ये साफ साफ लिखा रहे उपन्यासों या कथा में या नाटक में। दया प्रकाश सिन्हा ने जो किया उस पर तो हम काफी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी और कृतियां होंगी। और अभी तो उस तरह का इतिहास लेखन अब नया शुरू हो रहा है जहां महाराणा प्रताप अकबर को हरा रहे हैं, तो तब ये और ज्यादा चिंता की बात हो जाती। देखिए, सियासी नजरिए से कुछ लिखना एक अलग बात होती है, और एक चीज ये होती है कि जब अभी आपने जो बात कही उससे मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ सिंह साहब ने, और मैं इसी की कि आपको मतलब क्या जरूरत पड़ती है कि आप किरदार उठाइए। आप जिस जमाने में जी रहे हैं उन सवालों के जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं। आप जा रहे हैं हिस्ट्री में और गेस वर्क पे कि उसने ऐसे सोचा होगा, ऐसे किया होगा, उसमें कल्पना डाली, फिर अपना नजरिया डाला। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कुछ जानबूझ के डाला, लेकिन हर आदमी जब एक किरदार गढ़ता है तो उसमें वो खुद अपने को डालता है। मिसाल के तौर पे थोड़े देर पहले जो आपने कहा तिवारी जी ने, वो वंदना राग की तारीफ बहुत हुई उस नॉवेल की, और जगह जगह तारीफ हुई, और ये भी तारीफ हुई कि उसने सारे वो डाले सन और तारीख, लेकिन हम तो नहीं जान पाए ना वो सही है या नहीं। पकड़ा किसने? तिवारी जी ने। तो अब चूंकि आपने फिल्म का जिक्र किया है तो उसमें जो द्रौपदी का था चीरहरण, तो वो इतनी डिटेल्स में दिखाया गया, और जब पूछा गया तो उनका इतना बड़ा कोई वो नहीं था, लेकिन उसको वो चाह रहे थे राही मासूम रजा कि आज के दौर से मिला दिया जाए औरत। तो मुझे लगता था यही आपके लफ्ज थे कि ये तो बड़ी बेईमानी है, ये होना नहीं चाहिए कि आप उस हिस्ट्री से कुछ सीख नहीं रहे हैं, लेकिन आप उस हिस्ट्री को जोड़ रहे हैं। क्यों जोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं? और जो ये दौर है जो पिछले 20 साल से है, उसमें तो कमाल हो गया है, सब चीजें उलट पलट रही हैं, और इसको संवारने में और रीराइटिंग में कौन सा सच आप बताएंगे, ये बता दीजिए। कुछ अंग्रेजों का सच हो जाता है हमारे यहाँ हिस्ट्री को लेके, कुछ हमारा सच हो जाता है, और फिर ये नया सच हो रहा है कि खास कैरेक्टर को आप किस तरह से दिखाइए। और मैं इनसे बिल्कुल, इनके थॉट से सिंह साहब के एग्री करती हूँ कि ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं। और एक चीज मैं बार बार सोचती हूँ कि आपको जरूरत क्या है हिस्ट्री के किरदारों को ला के उस पे उपन्यास लिखना। आप हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री के नजरिए कर सकते हैं, जैसे सर सैयद अहमद खां ही हैं, उनको लेके दो नजरिए हम लोगों को साफ नजर आते हैं। उनपे जो नॉवेल लिखेगा वो अपने नजरिए से लिखेगा, दूसरा आदमी अपने नजरिए से लिखेगा कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, दूसरे का नहीं, वो अंग्रेजों को बहुत वो करते थे। तो फिर हकीकत क्या है, क्या हकीकत है? और अगर उसमें आपने अपने अपने जज्बात डाल दिए तब तो इससे अच्छा है कि जो आपके हालात हैं, जो आपके जवाब हैं और जवाबदेही आप कर सकते हैं, आप उनको उठाइए। मैं इससे एग्री ही नहीं करती हूँ कि एक मरे हुए शख्स को आप जिंदा कीजिए अगर आप हिस्ट्री के नहीं है। अब ये जो चतुर्वेदी जी हैं और ये उषा जी हैं, ये हिस्ट्री के लोग हैं, लिखते हैं, इनकी अपनी जिम्मेदारी है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो हूँ एकदम से उठ पढ़ूं और चंद किताबों को पढ़ने के बाद मैं वो हरकत करूं क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है कि ज़ेबुन निसा को इस तरह से पेश करने का,
या मीराबाई को इस तरह से पेश करने का, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। मतलब मुझे काफी परेशान ये बात करती है, और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि कैसे लोग अपनी आंखें बंद करके अपने वक्त से एकदम दूर शताब्दियों पीछे चले जाते हैं और इतनी लगन से लिख लेते हैं। जी विनोद जी, हाँ, नासिरा जी ने जो कही हो थोड़ा सा मुझे लगता है कि विवादास्पद बात है कि इतिहास को अपनी साहित्यकार को अपनी हदें तय कर लेना चाहिए कि इतिहास में उसको जाना ही नहीं है बिल्कुल। दूसरी बात यह कि मैंने बीए और एमए में अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो फिर मैं साहित्य रच सकता हूँ। यानी बीए एमए में हिस्ट्री पढ़ के कोई इतिहासकार नहीं हो जाता, इतिहास की समझ नहीं आ जाती है, पीएचडी करने के बाद भी नहीं आती है जिस तरह से हमारे यहाँ पीएचडी होती। तो एक तो ये है कि आप क्या रचनाकार की हदें तय कर सकते हैं इस आधार पर कि वो कल्पना ही ना करे, उन युगों में जाए ही ना, और जो इतिहास जिन्होंने लिखा है उसी को हम स्वीकार करते रहें। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादती होगी, ये होना चाहिए, एक रचनाकार को ये छूट मिलनी चाहिए, बशर्ते उसके साथ ये जरूर जिक्र हो कि ये इतिहास नहीं है, ये सावधानी बरती जाए पाठक के लिए। आपकी टिप्पणी। लेकिन मैं अपने ही सवाल मैं वापस आता हूँ जी, विनोद जी की टिप्पणी। हाँ, ये जरूरी बहस है। दरअसल नासिरा जी जो कह रही हैं और वैभव जी ने जो कहा कि हम क्यों पुराने कैरेक्टर को ले आए, उसकी अपनी राजनीति है और उस राजनीति से हम वाकिफ हैं। असल में इतिहास का उपयोग केवल अगर आज के दबाव में हम देखें कि बायोग्राफी का चलन बढ़ा है, वो चाहे फिल्मों में हो और चाहे साहित्य में हो, तो जहां जीवनी लेखन का एक पूरा साहित्य है वहां हम इतिहास को देख रहे हैं। दूसरी तरफ जब हम उपन्यास की बात करते हैं तो उपन्यास केवल किरदार ही नहीं लेता है रचने के लिए। असल में उपन्यास के लिए इतिहास से जो कथा वस्तु और चरित्र दोनों मिलते हैं, और कथा वस्तु जब हम कह रहे हैं तो उसमें उसकी तद्युगीन सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, उसके रहन सहन के तरीके और उनके साथ जो भी वो राजनीतिक और सामाजिक यथार्थ रहे वह भी हम लेते हैं। अब मुश्किल यह है कि असल में जैसे दया प्रकाश सिन्हा की बात हुई या अन्य दूसरे लोगों की बात हुई, हम सब जानते हैं कि बारूद का आविष्कार 1227 ईस्वी में चंगेज खान के समय में हुआ और भारत में पहली बार बारूद का इस्तेमाल बाबर ने पानीपत के युद्ध में 1526 ईस्वी में किया। लेकिन अगर कोई इसके पहले 1526 के पहले के इतिहास को उपन्यास का विषय बना रहा है या किसी साहित्य का विषय बना रहा है और उसमें खूब तोप चला रहा है, बारूद फोड़ रहा है, तो स्वाभाविक है कि उसका इतिहास बोध ही नहीं, उसकी अपनी जो इतिहास की सामान्य सी समझ है, जिसको आपने बीए में कहा, ये बीए की ही चीजें, तथ्यात्मक चीजें हैं, तो उसको भी वह नहीं लेना चाहता है। वो जानबूझ करके असल में एक ऐसा किरदार, ऐसा महान किरदार बनाना चाहता है, चाहे वो अशोक हो चाहे वो अकबर हो। उसके द्वारा वो ऐसी रचना चाहता है कि हम जिसको मैस्कुलिनिटी कह रहे हैं, पौरुषता कह रहे हैं, महानता कह रहे हैं, उसके ओट में हम खुद को कहीं ना कहीं देखने की एक लालसा या जिज्ञासा रचते हैं। एक तो यह है। लेकिन दरअसल इतिहास और उपन्यास के रिश्ते भी हैं और उसमें फर्क है। इतिहास हमें विवरण देता है, उपन्यास चित्रण करता है। यह उपन्यासकार पर निर्भर करेगा कि उस विवरण का उपयोग वो कैसे कर रहा है चित्रण में। और रेमंड विलियम्स ने बहुत पहले कहा है कि हम वर्तमान की दृष्टि से अतीत को देखते हैं। समकालीनता को व्याख्यायित करने के लिए, पुनर्परिभाषित करने के लिए बार बार उसकी जरूरत होती है। यह केवल पुनरुत्थानवाद ही नहीं है इतिहास में जाना। दरअसल इतिहास में जाना असल में उस पुनरुत्थानवाद को हम खारिज भी वहीं से करेंगे, उसी इतिहास से। तो इसलिए रिवाइवलिज्म के साथ साथ हमें अपनी समकालीनता की व्याख्या को भी ढूंढना अगर है तो इतिहास हमारे लिए एक सहयोगी माध्यम हो सकता है साहित्य की दृष्टि से। बिल्कुल जी। नासिरा जी आप कुछ कह रही थी, फिर मैं वैभव जी की टिप्पणी वो मेरे जहन से ही निकल गया कि मैं क्या कहने वाली थी। एक्चुअली शायद मैं अपनी बात को कहना ये चाह रही हूँ, जो बात तिवारी जी ने कहा कि जब तक आप एकदम सॉलिड तरीके से उसमें जमे ना हो
तब तक आप इस तरह के तजर्बे ना कीजिए, इस तरह का उपन्यास ना लिखिए, ये मेरा कहना है। क्योंकि जिस तरह की गाइड आपको स्टोरी सुनाते हैं, तो कई मरतबा उनसे पूछा क्या, तो उन्होंने कहा फला नॉवेल पढ़ के हमने ये बात बयान की है। ये मैं बहुत पहले की बात बता रही हूँ। तो सवाल ये है कि जो चीज मुझे उस वक्त सच पता थी, वो गाइड गलत बता रहा है, और गाइड ने उसको कहाँ से लिया, किसी नॉवेल से लिया। तो ये खतरनाक है। ये नहीं कहना चाहिए कि आप मतलब ये नॉवेल जो है ये हिस्ट्री नहीं है, कुछ घटनाएं हैं। तो अब इसका क्या ध्यान होगा अगर उसमें निगेटिव है और निगेटिव कैरेक्टर उठाया जा रहा है, जबकि वो निगेटिव नहीं है, तो एक बहुत बड़ी धांधली हो जाती है। जैसे आपने शुरू में कहा कि पाठक और लेखक के बीच में, लेखक ने तो दिल चाहा उसने लिख दिया, और लेखक को हर तरह की छूट है, कोई भी सब्जेक्ट उठाए, लेकिन उसको ये हक हम नहीं दे सकते एज अ लेखक, हम अपने को भी नहीं दे सकते कि जो कच्चा माल है और जिस पे आपकी पकड़ ना हो, वो काम आप मत कीजिए, मेहरबानी करके। प्रामाणिकता उसमें होनी चाहिए। तो वैभव जी, मसला पूरा प्रामाणिकता का है, क्योंकि कोई भी लेखन, कोई भी समाज स्मृतियों से कट के तो नहीं रह सकता है, और अतीत से, इतिहास से स्मृतियां जुड़ी हुई होती हैं। तो मसला है प्रामाणिकता का। आप उतना काम करें और उसमें भी ये सावधानी बरतें कि पाठक को किसी तरह से, पाठक गुमराह ना हो, मिसगाइड ना हो। क्या ये ईमानदारी होगी लेखकों की, रचनाकारों की, कि उस कृति के साथ ये जरूर दें कि ये इतिहास नहीं है? जी, देखिए पूरा मसला एक तो विजन का है, ईमानदारी का है, जैसे कि आप कह भी रहे हैं। 3 चीजें तो होना बहुत जरूरी है। एक तो रचनात्मकता हो, लेकिन केवल रचनात्मकता और प्रतिभा मुझे नहीं लगता है कि कोई लेखक के लिए पर्याप्त चीज है। बहुत सारे लेखक बहुत रचनात्मक होते हैं, बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अपनी जो जिस चीज का लेखन करते हैं उसके प्रति ईमानदार नहीं होते हैं। तो रचनात्मकता, विजन और ईमानदारी, तीनों चीजों की हमें जरूरत है। और अच्छे उदाहरण दोनों तरफ से हैं, बुरे उदाहरण भी हैं। इधर बीच मैंने एक उपन्यास पढ़ा अलका सारावागी का, कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए। अब वो भी उपन्यास एक तरह से वो जो इधर हमारे देश में विभाजन हुआ, पूर्वी बंगाल जैसे कि बांग्लादेश बना, उसका भी इतिहास का वो वर्णन करता है उपन्यास। और वो उपन्यास दिखाता है कि किस तरह से जो है वो दोनों देशों को, हिंदू और मुस्लिम के बीच किस तरह से विवाद पैदा किए गए। इधर पंजाब के विभाजन पे तो बहुत उपन्यास लिखे गए, पूर्वी बंगाल पे कोई उपन्यास नहीं लिखा गया। तो वो भी एक अच्छा उदाहरण मुझे लगता है कि उपन्यास बहुत अच्छा है और उसमें प्रामाणिकता भी है। बहुत सारे उसमें ऐसे प्रसंग हैं। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जो बहस एक समय बंकिम और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच चली थी, कि बंकिम जो है वो अपने उपन्यासों की जगह उपन्यासों का इस्तेमाल एक ऐसी शौर्यपूर्ण बांग्ला जाति के निर्माण के लिए कर रहे थे जिसमें इतिहास केवल जो है कच्चा माल था। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें उपन्यास में इतिहास को लाना चाहिए, लेकिन एक व्यापक मानवतावादी संस्कृति के विकास के लिए हमें इतिहास का प्रयोग करना चाहिए, ना कि कौमों के बीच, जातियों के बीच झगड़ों को बढ़ाने के लिए हमें इतिहास का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो इतिहास जो है वो हमेशा पुल बनाने के लिए, लोगों को आपस में जोड़ने के लिए, उनके बीच जो संवाद की, सहिष्णुता की जो परंपरा है, मतभेदों का सम्मान करने की जो परंपरा है, उसका प्रयोग अगर उपन्यास करता है, उसको प्रोत्साहित करता है उपन्यास अगर इतिहास का प्रयोग करते हुए, तो मुझे लगता है कि वो एक स्वागत योग्य एक स्थिति है। लेकिन बहुत सारे, जैसे कि एक समय प्रेमचंद ने ही जो है वो हिंदी के उपन्यासों पे संदेह जाहिर किया था। हिंदी में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल दोनों ने ये जो है वो ऐतिहासिक उपन्यासों की पर उन्होंने चिंता जताई थी। उन्होंने, जैसे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जब तक हिंदी में अच्छे लेखक ना तैयार हो जाए जो इतिहास को ठीक से जानते हैं, तब तक इतिहास पे हाथ लगाना जो है वो ठीक नहीं माना जाएगा। और दूसरी तरफ प्रेमचंद ने कहा था कि हमें गड़े मुर्दे उखाड़ने से हमें बचना चाहिए। हालांकि वो बात उन्होंने प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों के प्रसंग में कही थी, लेकिन उन्हीं का ही वाक्य है कि हमें गड़े हुए मुर्दे उखाड़ने से हमें कोई कुछ अब हासिल नहीं होना है।
और बाद में उन्होंने वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास गढ़कुंडार की भी उन्होंने थोड़ी सी उस पर अपना संशय जताया था। और कुल मिला, और चतुर्सेन शास्त्री का आपने नाम लिया था, बहुत सारे उन्होंने उपन्यास लिखे। एक उन्होंने किताब लिखी थी इस्लाम का विश्व वृक्ष, उस पे उन्होंने चिंता उन्होंने जताई थी। तो इस तरह से जो उपन्यास में इतिहास का प्रयोग होता है, लोगों को बांटने, उनके बीच मतभेद पैदा करने, उनके बीच कटुता पैदा करने, वो काम हमें, अगर एक तरह से वो एक अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि हमारा समाज पहले ही बहुत ज्यादा बटा हुआ है, टुकड़ों टुकड़ों में बट रहा है, कई तरह के विभाजन हैं। और अगर उसमें फिल्में, इतिहास भी अगर उस आग में घी डालने का काम करने लगेंगी, तो हमें उसकी आलोचना करने के लिए उठकर खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इस पॉजिटिव नोट के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं कि अगर इतिहास पर केंद्रित कुछ लिखना भी है तो वो लिखें जो इतिहास बोध से लैस है और इतिहास को एक मानवीय दृष्टि से देखकर उसे प्रस्तुत करने की क्षमता रखते हैं, उससे कोई दुराव और भेदभाव पैदा ना करते हों। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। भारत और नेपाल के पारंपरिक संबंध हाल के वर्षों में गड़बड़ाए हैं और इसके लिए भारत सरकार के रवैये को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये माना जाता है कि भारत सरकार नेपाल जैसे छोटे देश पर रौब गांठना चाहता है, जिसकी वजह से तनाव बढ़ रहा है। जाने माने संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी भारत नेपाल के इन बनते बिगड़ते संबंधों का जायजा ले रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि सद्भाव का पुनर्वास होगा और जिज्ञासा की वापसी होगी। देखते हैं दूसरी आवाज। नमस्कार। इस बार दूसरी आवाज में मैं नेपाल और भारत के संबंध जैसे वो एक साहित्यिक आयोजन में मेरे सामने प्रकट हुए काठमांडू में, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कलिंग साहित्य समारोह, जो एक उड़िया भाषी सज्जन की पहल पर काठमांडू में 15 और 16 नवंबर को हुआ, उसमें मैं भी आमंत्रित था। हिंदी से अरुण कमल, गगन गिल, विनीत कुमार, चित्रकार मनीष पुष्कले आदि भी थे, पर ज्यादातर लोग नेपाल के ही थे। नेपाली में लिखने वाले, भोजपुरी में लिखने वाले, नेवारी में लिखने वाले। अब इधर भारत ने राजनयिक रूप से एक ऐसे देश के रूप में अपने को विकसित कर लिया है जिसके अपने सभी पड़ोसियों के साथ संबंध खराब है। पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ और नेपाल के साथ। हमने कुछ वर्षों पहले, हमारी सरकार ने एक लगभग अतर्कित और अविचारित निर्णय लेकर नेपाल जाने वाले, नेपाल ले जाने वाले माल वाहकों, ट्रकों आदि को रोक दिया था और इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव नेपाली जनजीवन पर पड़ा। नेपाल हमारी सभ्यता में साझीदार रहा है, लेकिन वो एक स्वतंत्र स्वाभिमानी देश भी है और वहाँ भारतीय सभ्यता के कुछ बहुत ही प्रामाणिक साक्ष्य अभी भी बचे हुए हैं, अभी भी सक्रिय हैं। वो चाहे स्थापत्य हो, चाहे भाषा हो, चाहे अनुष्ठान हो। नेपालियों का सार्वजनिक जीवन में, और मैं उम्मीद करता हूँ या मुझे ऐसा आभास है कि निजी जीवन में भी व्यवहार, आचरण बहुत सौम्य है,
बड़े मिलनसार लोग हैं, पर हमने उनसे अपने संबंध खराब कर लिए। और जो सद्भाव भारत के प्रति नेपालियों में लगभग स्वाभाविक था, नैसर्गिक था, वो खंडित हो गया। एक बड़ा देश होने के कारण हमारा व्यवहार एक सख्त बड़े भाई की तरह है, जो अपना रौब एक छोटे भाई पर जमाना चाहता है। ऐसी छवि बन गई लगती है। वहाँ के साहित्यकारों से, पत्रकारों से और बुद्धिजीवियों से बातचीत हुई तो उससे एक बात स्पष्टतः सामने आई कि नेपाल की ये अपेक्षा है कि भारत उसकी स्वतंत्रता, उसकी स्वायत्तता और उसके स्वाभिमान को स्वीकृति दे, उसको स्वीकार करे। और ऐसे स्वीकार में देर हो रही है, उसमें कोई प्रगति होते ही नजर नहीं आती। ये बड़ा दिलचस्प है कि नेपाल से हमारे रिश्तों को अब पूरी तरह से राजनयिकों के हाथों सौंप दिया गया है। एक जमाना था जब वहाँ के प्रमुख राजनेताओं का भारत के बहुत सारे राजनेताओं जैसे राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव आदि से सीधा संबंध और संवाद था। धीरे धीरे राजनीतिक स्तर पर यह संवाद बंद हो गया लगता है। और दूसरी तरफ ऐसी धारणा भी बन रही है कि नेपाल के राजनीतिक समाज में जो कुछ कट्टरवादी लोग हैं, उनको भारत प्रोत्साहित कर रहा है। ये एक विचित्र बात है कि यद्यपि नेपाली हमारी एक मान्य भाषा है और नेपाल के साथ एक साझी भाषा है, हम उसके साहित्य के बारे में, उसके लेखकों कवियों के बारे में उतना नहीं जानते जितना वो हमारे बारे में जानते हैं। मैं तो नेपाल 30 वर्षों के बाद गया, लेकिन वहाँ लोग मिले जिनके पास मेरी कविता की पुस्तकें थी, आलोचना की पुस्तकें थी। एक सज्जन के पास तो मेरे ऊपर एक जो पुस्तक है अशोक वाजपेयी पाठ को पाठ, उसकी भी एक प्रति थी। भारत के बारे में नेपाल अधिक जानता है, नेपाल के बारे में हम कम जानते हैं, और ये स्थिति अच्छी नहीं है। इस स्थिति को सद्भाव का पुनर्वास और जिज्ञासा की वापसी ही दूर कर सकते हैं। ताना बाना में आज बस इतना ही। आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहता है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें tanabaana@sathindi.com पर भेज सकते हैं। और अब मुझे अनुमति दीजिए, अगले रविवार को रात 9 बजे मैं फिर हाजिर होऊंगा ताना बाना के नए अंक के साथ। लेकिन जाने से पहले दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।